हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के मूल्य तथा गैर मूल्य घटकों की भूमिका, रोल ऑफ प्राइस एंड नॉन प्राइस फैक्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके आप डायग्राम के थ्रू देख रहे हो। फर्स्ट है प्राइसिंग फैक्टर्स, सेकंड है नॉन प्राइसिंग फैक्टर। प्राइसिंग फैक्टर इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि नॉन प्राइसिंग फैक्टर होता है। अब देखिए प्राइसिंग फैक्टर क्या होता है। जैसे वस्तु को निर्यात किया जाता है, वह देश किसी भी प्रकार की श्रेणी में हो सकता है। वो अपना डेवलप्ड भी हो सकता है और नॉन डेवलप्ड भी हो सकता है। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब अपन निर्यात करते हैं तो वहाँ पर जो मूल्य होता है उसकी भूमिका इतनी अधिक नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो अधिक होती है। मतलब व्यक्तियों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है और वे ऊंचे मूल्य पर भी वस्तु को क्रय कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर हम जस्ट अपोजिट देखें तो जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है और उनकी जो क्रय करने की क्षमता होती है वह भी सीमित होती है, क्योंकि उनके पास पैसे ही सीमित हैं। तो वहाँ पर जो मतलब पैसे का मूल्य होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो रुपए के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। वे कम मूल्य पर ही वस्तु को क्रय करने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या है कि विकासशील देशों में मूल्य निर्धारण के समय और विकसित देशों में मूल्य निर्धारण के समय देखना पड़ता है कि हम वहाँ पर किस हिसाब से रखें। अतः निर्यातक को पहले यह देखना होता है कि वस्तु के मूल्य लोच कहाँ तक है। अब यहाँ लोच से अर्थ है कि यदि मूल्य कम रखा जाता है तो क्या काफ़ी अधिक मात्रा में क्रय होता है, और इसके विपरीत यदि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की जाती है तो वस्तु की मांग में कितनी कमी आती है। ठीक है, अगर वो वस्तु के मूल्य में मामूली सा परिवर्तन करके उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बेच पा रहा है तो फिर वो इस परिस्थिति को अपनाएगा, और यदि मूल्य में लोच नहीं है तो फिर वो अपना मूल्य स्थिर रखेगा और अपने जो लाभ है वो प्राइस को फिक्स करके कमाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य का जो मतलब प्राइस का जो फैक्टर है वो सीमित होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता, जबकि नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब हम देखें कि नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप देखिए आपके पास लिखा है क्वालिटी पर विश्वास, ब्रांड निष्ठा, है ना। अब क्वालिटी पर विश्वास क्या होता है, वस्तु की क्वालिटी के प्रति एक विश्वास होता है, एक निष्ठा होती है कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके लिए व्यक्ति अधिक मूल्य भी देने को तैयार हो जाता है, और जिसके प्रति उसको उसकी क्वालिटी पर कोई संदेह होता है उसको वो डरते डरते खरीदता है कि अरे यार पता नहीं कैसा होगा, है ना। तो जो क्वालिटी पर विश्वास होता है ये एक फैक्टर प्राइस को बहुत इफेक्टिव करता है। ब्रांड, सभी ने नाम सुना है। उपभोक्ता में अपने ब्रांड के प्रति एक निष्ठा होती है, उस ब्रांड को वो कोई भी मूल्य पे खरीदने को तैयार हो जाता है। ये एक गुडविल की तरह होता है जो आप धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को सेल करते करते हो और अपने में एक क्वालिटी बना लेते हो, है ना, कि इस ब्रांड की चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर थर्ड है ग्राहकों का पूर्वाग्रह। ग्राहकों का पूर्वाग्रह, प्री थिंकिंग, पहले से कुछ चीज़ों के बारे में ग्राहक धारणा बना के रखना है। उनका जो पूर्वाग्रह है वस्तु की क्वालिटी को, जिसको भी वो अच्छा मान रहे हैं उसको वो उत्तम मान रहे हैं, उनका एक प्री थिंक है कि ये चीज़ अच्छी है, तो वे उसके लिए अधिक मूल्य भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कितना भी प्राइस कम ज़्यादा करो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विकसित देशों में यह पाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, ऐसे देश अधिक मूल्य पर भी टैक्स लाभ वस्तुओं का कमाते हैं। अब क्रय प्रवृत्ति, परचेस टेंडेंसी। क्रय प्रवृत्ति से आशा है ग्राहक वस्तु विशेष को किस मात्रा पर और कितने समय के अंतर पर खरीदता है। यदि वस्तु बार बार खरीदी जाती है, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, उनके बारे में ग्राहक इतना क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको बार बार खरीदना है तो वो उतना फिर भी उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो औद्योगिक वस्तुएं या मूल्यवान वस्तुएं होती है जिनको वो जीवन में एक बार खरीदता है, औद्योगिक वस्तुएं या मूल्यवान वस्तुएं क्या कहलाती है, जिनको वो जीवन में एक बार खरीदता है। जैसे आप टीवी ले लो, कार ले लो, फ्रिज ले लो, इनको एक दो बार खरीदना रहता है,
तो इनकी क्वालिटी के बारे में वो ज़्यादा जांच पड़ताल करता है, और इनमें वो हमेशा ब्रांड और मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही परचेस करना चाहता है, अधिक मूल्य देने को भी तत्पर रहता है। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केटिंग होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसकी एक विशेषता यह भी होती है कि माल की सुपुर्दगी आप कितने समय में देते हो, है ना। अगर आप जल्दी से माल की सुपुर्दगी देते हो तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। उत्पादक माल की सुपुर्दगी कम से कम समय में पाना चाहता है। क्रेता वस्तु के मूल्य से अधिक मूल्य देने को भी तैयार हो जाता है यदि उसको आप जल्दी डिलीवरी देते हैं। निश्चित समय पर अवश्य होना चाहिए, मतलब आप जब उसका समय निश्चित करते हो तो उसमें आपको उसकी सुपुर्दगी देना होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर है क्रेडिट कंडीशन। क्रेडिट कंडीशंस क्या होती हैं कि आप उनको साख वगैरह की क्या सुविधाएं दे रहे हो जिनसे वह ललायत होकर, मतलब आपकी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएं। जैसे भुगतान की अवधि क्या होगी, या फिर आप अगर भुगतान में देरी हो जाती है तो आप ब्याज दर ज़्यादा ऊंची नहीं रखोगे। ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो भी आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं। फिर है एग्रेसिव पब्लिसिटी, आक्रामक प्रचार। आप कितने अच्छे से अपनी चीज़ का विज्ञापन करते हो, यह भी एक इफ़ेक्टिव रखता है आपके प्राइसिंग को, और उसकी छवि बनाता है। निर्यातक अधिक मूल्य देकर भी उसको खरीदने के लिए आकर्षित हो जाता है। पूरी श्रृंखला की पूर्ति। कई चीज़ें क्या होती हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ में रहती हैं, फुल रेंज होती है उनकी। उत्पादक या निर्माता यह चाहता है कि हमें सारी वस्तुएं एक ही प्रोडक्ट या एक ही उत्पादक या एक ही ब्रांड की मिल जाए। यदि आप पूरी श्रृंखला बनाते हो तो आपकी वस्तुओं का सेल होना बहुत ईजी होता है ना। भारी मात्रा में उसका निर्यात कर सकते हैं, और अगर मूल्य ऊंचा भी रहता है तो फिर आप उसका प्राइस ऊंचा रख के भी बेच सकते हैं। विक्रय के पूर्व एवं पश्चात की सेवाएं। ये अपने सेल्स सर्विस जो होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप पहले क्या सर्विस दे रहे हो और सेलिंग के बाद आप कितनी अच्छी सर्विस देते हो। अगर आपकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं रहती है तो फिर उपभोक्ता एक बार ले लेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं लेता है ना। इंजीनियर वगैरह जो हैं, या आप कितने, जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अपने पास मंथली सर्विस के लिए कॉल्स आते हैं, तो वो एक विश्वास वाली चीज़ आ जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ अगर हमारी ख़राब भी होती है तो इसका गारंटी पीरियड 3 साल का है, तो इसको जो निर्माता है वो ठीक करके देगा। तो ये सब भी एक फैक्टर्स हैं। और लास्ट वाला है एग्रीमेंट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। क्या होता है, जब कभी हम कोई वस्तु बेचते हैं तो क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और यदि उनको बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी तरह के क्लेम की कोई संभावना बनती है, तो उनका सेटलमेंट आप किस तरीके से करोगे, है ना। क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं अपन, तो एक दूसरे के दावों का शीघ्र निपटारा हो सके और उनको पूरी सुविधा के साथ किया जा सके, उनको बार बार आना जाना ना पड़े। तो इन समझौतों से अधिक मूल्य पर वस्तु बेची जाती है तब भी वो उसको खरीद लेगा। और यदि उनके निपटारों में अंतर्राष्ट्रीय ये जो अपन अभी बात कर रहे हैं क्लेम वगैरह की, ये चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप मूल्य कम भी रखो तो फिर वो यही है कि हमको वहाँ के जाके कोर्ट में जाके या वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो व्यक्ति खरीदने से पहले एक बार डरता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अनेक घटक हैं जो इस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इनमें से एक मूल्य घटक था, और बाकी जो है वो पूरे के पूरे गैर मूल्य घटक हैं, नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स हैं। नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। थैंक यू।